अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। न्यूज़ रूम में सबसे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से बयान की बात होगी। ऑडियो लीक्स कमीशन केस की भी बात करेंगे, जिससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 32 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना फ़ैसला जारी कर दिया है। और साबिक़ा हुकूमत की जानिब से जो 3 जजेस पर एतराज़ आयद किया गया था, उसे मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि यह अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतराज़िफ़ है। इन एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। जजेस पर एतराज़ की दरख्वास्त जज को हिरासा करने के लिए दायर की गई, इसलिए ये मुस्तरद की जाती है। जी हाँ, ये तफसीली फैसले पर आज तफसील से बात होगी न्यूज़ रूम में। दूसरी जानिब आरिफ अलवी साहब के ओहदे की आइनी मुद्दत आज पूरी हो रही है, लेकिन सदर साहब ने ओहदा छोड़ने का हतमी फैसला भी नहीं किया और अभी तक यही खबर है कि सदर अपने ओहदे पर ही रहेंगे जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होता, तो ये काम जारी रखेंगे। आइन इस हवाले से क्या कहता है, आज के न्यूज़ रूम में ये भी जानेंगे। दूसरी जानिब सिपा सालार की ज़ेर सदारत 259वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अहवाल और निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SCIFC के एपेक्स कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी आज का हिस्सा होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इंतखाबात के हवाले से बात की है और साथ ही साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, तो वो क्या कहते हैं उबैद? चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। आज उन्होंने मीडिया से बात की है, कल से वो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। हम तो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं और इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है और इन तमाम चीज़ों से जो छुटकारा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी। क्या कह रहे हैं बिलावल, ज़रा सुने। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सके, पाकिस्तान का अवाम को इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकाल सके। बिलावल भुट्टो जरदारी अब 90 रोज़ में इलेक्शन चाहते हैं। वजह शायद ये है कि असम्बलियाँ तहलील और निगरान हुकूमतों के बाद अब तख्ते सिंध पर पीपल्स पार्टी की गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं है। तो अब देखना ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इंतखाबात 90 रोज़ में चाहती है, अब चाहती है, लेकिन ये देखें हम पहले दिन से हाँ। पूछ रहे हैं कि वफाक में 90 दिन और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन क्यों नहीं। तो माजी में बिलावल क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी सुने एक नज़र। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम सबका जो मुतालबा है कि इस मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को रोकने के लिए, खुदा ना खास्ता जमहूरियत को खतरा से बचाने के लिए अदालत ने सिर्फ इतना ही करना है कि लार्जर बेंच बनाएं, आप सब के सब बैठे, पूरा अदालत को बिठा दे, सिवाय वो 2 जजेस जो फोन पे पकड़े गए ऑपोजिशन से बातचीत करते हुए। सारा अदालत को बिठा दे, वो कल ही इलेक्शन ऐलान करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार है। क्या आपने कभी इलेक्शन से डरे हो? क्या आप कभी इलेक्शन से पीछे हटे हो? हम तैयार हैं, तैयार थे और कल भी तैयार होंगे। 1/3 पाकिस्तान की सरजमीन 1 साल के अंदर ही अंदर पानी से नीचे डूबा हुआ था। ये सुबह बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, जनूबी पख्तूनख्वा आज तक सैलाब मुतासरीन मदद के इंतज़ार में है। और अगर कोई कोर्ट कोई भी हमें कहेगा कि हमारा जो सैलाब मुतासरीन का पैसा है, जो सैलाब मुतासरीन पे पैसा खर्च होना चाहिए, नहीं हम उनसे लेके पहले तख्ते लाहौर का लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस पर हम लड़ेंगे, उस पर हम एहतजाज भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये भी कहा है कि कठपुतलियाँ बनाने वालों को पैगाम है कि पाकिस्तान के अवाम पर तजर्बा करना छोड़ दें। उनकी बात आप भी सुने। हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। अब जो है वो वक्त है कि आप और आप जैसे सियासतदान जो कभी सियासतदान नहीं रहे, अभी आप सीखे, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है।
तो बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपके सामने है। कठपुतलियाँ बनाने वालों से भी वो मुखातिब हैं, ऑल्दो कि बलूचिस्तान में उन्होंने कोशिश की कि जो कठपुतली बनाई गई थी वो उनमें जम हो जाए, यानी कि बाप पार्टी। उन्होंने कहा कि हम सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर अब उनकी कोशिश है कि इस्तेहकाम पार्टी के साथ जनूबी पंजाब की सूरत जो है वो एक अलाइंस हो जाए और पंजाब में यूँ मुस्लिम लीग नून को एक टफ टाइम दे दिया जाए, लेकिन कठपुतलियाँ बनाने वालों के खिलाफ हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा सवाल ये हुआ है कि अब क्यों इतनी कमजोर पीपल्स पार्टी है कि वो दूसरों के सहारे और अगर इतनी तनकीद करें तो इसका हाँ। मतलब है कि कठपुतली बनाने वालों ने इनको कठपुतली बना के नहीं दी। ये भी नाराजगी ये भी एक सवाल है। खैर आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब हम रुख करते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में साबिका हुकूमत की जानिब से जो 3 जजेस पर एतराज़ लगाया गया था वो मुस्तरद करते हुए एक तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी किया है और इस तफसीली फैसले में क्या कुछ कहा गया है, 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है, ये कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जजेस पर एतराज़ की दरख्वास्त जज को हिरासा करने के मुतरादिफ है। तो ये जजेस से मुताल्लिक मामला था ऑडियो लीक्स का, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस एतराज़ का बुनियादी मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था, जो कि मुख्तलिफ नौइयत के मामलात को सुन रहा था, जिसमें उस वक्त की साबिका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के मामलात थे। ये भी कहा गया है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके इस केस में ताख़ीर की भी कोशिश की, मुख्तलिफ अरबों से ताख़ीर करके अदालत की बेतौकीरी भी की गई है। तो ये ऑडियो लीक्स का मामला है और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समातें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद इस बेंच का हिस्सा थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फ़रीक नहीं बनाया जा सकता। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। जजेस किसी सूरत पार्टी नहीं बन सकते। चीफ जस्टिस के इख्तियारात किसी और को तफवीज़ नहीं हो सकते। केस में इल्ज़ाम क्या है ये भी देखना होगा। जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त के मामले में फ़रीक नहीं बनाया जा सकता। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, क्या वफाक को इल्म नहीं कि ऑडियोज़ मुसद्दिक़ा हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ऑडियोज़ पर जजेस की तस्दीक की, फिर सच्चे होने की तहकीक करवा ली। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए एक मौके पर, ये तो आसान हो जाएगा कि किसी जज को केस से हटाना हो तो ऑडियो बना दो, जबकि शोएब शाहीन ने दलाइल दिए कि हुकूमत मुद्दई है, खुद ही बेंच तश्कील देना चाहती है। तो इस समात में मुख्तलिफ मौक़ों पर जो अहम रिमार्क्स दिए गए या अहम दलाइल दिए गए वो भी हमने मुख्तसरन आपके सामने रखे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और जजेस की ऑडियो लीक्स का अगर पस मंज़र इसकी बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता कुछ माह में अदलिया या जजेस से मंसूब ऑडियो सामने आती रही हैं। 21 मई को वफाकी हुकूमत ने जजेस की ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए एक कमीशन कायम किया, जिसके सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक कमीशन के अरकान में शामिल हैं। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दायर दरख्वास्त 26 मई को समात के लिए मुकर्रर की थी। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तहकीकात के लिए तश्कील दिए गए कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए थे, जबकि 30 मई को वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समात करने वाले बेंच पर एतराज़ात उठाते हुए नया बेंच तश्कील करने की दरख्वास्त दायर कर दी थी। तो पस मंज़र क्या था ये भी आपको हमने तफसीलन बता दिया। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इमरान वसीम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि निगरान वफाकी वज़ीर जो मजहबी उमूर हैं वो इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। क़यामत साहब उनको सुनते हैं। कर रहे हों या इंटरफेथ की बात कर रहे हों, जिम्मेदाराना अंदाज से अपने भरपूर और मज़बूत रवैयों के साथ जिंदगी करना जानते हैं। इकबाल ने एक बड़ी शानदार बात कही प्रोफेसर साहब, उसकी बातें तो बहुत ही शानदार हैं कि जब इंसान दुनिया में आता है तो इस कायनात से अपने हिस्से का जमाल ले लेता है। अपने हिस्से का जमाल लेने के बाद जब वो दुनिया से जाए तो वो उस जमाल में इजाफा करके जाए। इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है और हमारी दुनिया का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान साहब की गुफ्तगू आपके सामने है। ऑडियो लीक्स केस की हम बात कर रहे थे। इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलों से मुतालिक ख़ासा तज्ज़िया करते हैं। उनसे भी बात करते हैं। शबिया नकवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमारे मामलात को कवर करती हैं, उनसे ज़रा इस केस के जो मज़ीद अहम निकात रह गए अगर हमसे तो वो जान लेते हैं, फिर इमरान साहब का तज्ज़िया ले लेंगे। शबिया ज़रा बताइए
ये केस हो गया, लेकिन इंतज़ार सबको नैब तरमीम वाले मामले का भी था। वो फैसला कब आ रहा है और आज के दिन की क्या अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की? माहौल कैसे आखिरी दिनों में? जी बिल्कुल, जिस तरह चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं तो लग ये रहा है कि वो जल्द अज जल्द जितने भी फैसले कर सकते हैं। तो अब हम यही देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है एक नया फैसला जो है वो सामने आ रहा है। अगर हम बात करें मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजेस पे हुकूमती एतराज़ की जो मुतफरिक दरख्वास्त थी उसको भी खारिज कर दिया है। और नैब तरमीम वाला जो फैसला है वो भी पहले इसी हफ्ते आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो कमिंग वीक में भी आ सकता है। और अगर हम इसकी ये बात करें ऑडियो लीक्स वाले की, तो फैसले के कुछ ही देर बाद जो है एक तफसीली तहरीरी बयान जो है वो फैसला जो है अदालत की तरफ से जारी किया गया। 32 सिफात पर यह फैसला मुश्तमिल था और इसमें कहा बेसिकली ये गया कि 3 जजेस पे जो उठाए गए एतराज़ात हैं उसकी कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। और बेंच पर एतराज़ात की दरख्वास्त अच्छी नीयत की बजाय बेंच के जो अरकान उनको हरासा करने के लिए जो है वो दायर की गई थी, जबकि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको पहले ही गैर आइनी करार दे चुकी है। इसके साथ फैसले में ये भी बताया गया कि वफाकी हुकूमत मुतअद्दिद जो आइनी मुकदमात से जजेस को अलग करने की दरख्वास्तें भी दायर कर रही है। और ऑडियो लीक्स जो कमीशन भी एक ऐसी मफादात का टकराव और तासुब जैसी बेसरोपा जो बुनियादों पर दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इसके साथ हुकूमत की जो वफाकी वज़रा है उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी भी की है और सूबाई असम्बलियों में जो इंतखाबात के खिलाफ केसेस में अवामी फोरम्स पे जाके जो है इश्तियाल अंगेज जो है बयानात भी दिए गए। और उसका सिर्फ मकसद यही था कि जो वफाकी हुकूमत का एजेंडा है उसको तकवीत दी जाए। इसके साथ बयान में जो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे ठीक है, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रही हैं। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान वसी साहब की तरफ चलते हैं। यकीनी तौर पर ये जो सारी सूरत हाल है ये बड़ी दिलचस्प है। आज जब ये कहा जा रहा है कि जजेस की तज़हीक हो रही है, हुकूमत वक्त ने जो है वो हिरासा करने के लिए कोशिश की, तो आपको वो टाइम याद आ रहा है कि जब एक और जज को जो है वो सामने लाकर खड़ा कर दिया गया था, उन्होंने अपने दलाइल भी दिए, फिर उसके बाद उन्हें चैम्बर वर्क में मसरूफ़ रखा गया। क्या ये खुला तजाद नहीं? उबैदुल्लाह, जो मैं बात करना चाह रहा था आपने उसी बात से अपने सवाल का आगाज़ किया। मुझे आपकी आवाज़ पलट के सुनाई दे रही है। पहले तो अगर आपकी प्रोडक्शन टीम इसको दुरुस्त कर पाए। मैं करवा लेता हूँ, मैं प्लीज़ इसको करवा लेता हूँ। आप अपनी बात शुरू करें, इस दौरान हम अपनी आवाज़ को रोकते हैं। अच्छा जी जी, ये देखें ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया है 32 सफ़ात का फैसला, ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। आप इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसके ऊपर सियासी तज्जिया भी कर सकते हैं। ये जो इस पूरे फैसले का खुलासा है कि ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है, एक जज के ऊपर एतराज़ उठाया गया। आज अगर इस दलील को मान लिया जाए, जैसा कि फैसले में कहा गया कि एक बेसरूपा किस्म का एतराज़, यानी ना जिसका सर है ना पैर है, वो जज साहबान पे उठा दिया गया और इस दरख्वास्त लेके जो है वो एक दायर कर दी गई 5 रुपये बेंच के सामने। ये जो पूरा फैसला है, मैं ये समझता हूँ कि पूरा का पूरा फैसला बेसरूपा है। अपना जो एक दरख्वास्त हुकूमत की थी उसको रिजेक्ट करने के लिए ऐसी दलील दी गई है कि जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। अभी खास तौर पे जो पहला आपने नुक्ता उठाया कि माजी में एक जज जो है वो कटहरे में खड़ा किया गया। अगर आज इस फैसले की बात मान ली जाए कि अगर एक जज के ऊपर, जो कि लीगल एक ऑप्शन होता है कि आप जज के ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जज का अपना अख्तियार है, बेंच में बैठते हैं, नहीं बैठते, रिक्यूज कर जाते हैं, लेकिन एक कानून ये अख्तियार देता है। अगर एक जज के ऊपर एतराज़ उठाना अदलिया के आज़ादी पे हमला है, तो माजी में जो साबिक हुकूमत ने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, जो कि चंद दिन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था, तो फिर वो क्या अदलिया की आज़ादी पे हमला नहीं था? क्या उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं में से बेंच के भी 2 जज साहबान शामिल थे, उठा के सुप्रीम कोर्ट की खिड़की से बाहर नहीं फेंका था? दूसरा, इसमें एक और चीज देखी गई, ये देखें कि इस फैसले के जरिए किन लोगों को प्रोटेक्ट किया गया। कहा तो यह गया कि हुकूमत के जो वज़रा हमारे ऊपर तनकीद करते रहे, उस तनकीद वाली बातों को आप एक लम्हे के लिए साइड पर रखें। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल ये बेंच बनता है। बेंच 23 मई को कार्रवाई करता है, 26 मई को उस कमीशन को कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है कि कमीशन कार्रवाई ना करे। 6 जून को फैसला महफूज होता है और 6 जून के बाद आज 3 माह के बाद फैसला सुनाया गया। और इस फैसले के अंदर जो एक चीज मिसिंग देखी जा रही है कि चलें, आपने दरखास्त वफाकी हुकूमत की रद्द कर दी, आइंदा की तारीख तो दे दें। उस कमीशन के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं, आपका 5 रुकनी बेंच बरकरार है। जस्टिस बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बेंच से निकलने से, इस बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया, तो आइंदा की तारीख तो दे दें। मतलब वो जो बेंच है उसको आपने अभी तक गैर फॉल रखा हुआ है।
उसके बिल्कुल खिलाफ उसी तरह आपका जैसे स्टे कि ऑर्डर सुप्रीम मौजूद कोर्ट है, नहीं प्रैक्टिस एंड मालूम प्रोसीजर को कि रखा उस- गया है। ये बहुत सारे मामलात ऐसा नहीं है कि जाते जाते उन्हें एड्रेस भी नहीं कर रहे और जो है वो उन पे हुक्म इम्तना देकर उन पे स्टे देते हुए जा रहे हैं। ये आगे के लिए बड़ी ट्रबल है। ये कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हुकूमतें एक दूसरे के लिए कहती हैं बारूदी सुरंगें बिछा के गए वो हमारे लिए। देखें उबैदुल्ला भाई, बात यह है कि एक तो पहलू आपको नजर आ रहा है ना कि इसमें प्रोटेक्ट किया गया है लोगों को। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं कि अपनी मदनी लॉ को प्रोटेक्ट किया गया, हम उसके ऊपर बात नहीं करते। उसके अलावा आप देखें कि इसमें पटिशनर कौन कौन थे। इसमें चेयरमैन तहरीके इंसाफ पटिशनर थे और वो सबसे पहले दरखास्त लेके आए थे। उनकी एक ऑडियो आई थी मुसर्रत चीमा के साथ जब वो नैब की हिरासत में थे और वो ऑडियो उस हिरासत के दौरान की थी। कमीशन ने उस ऑडियो की इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि वो कैसे लीक हुई, जेन्युइन है जेन्युइन नहीं है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक जज की भी ऑडियो आई थी आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ, वो भी पटिशनर थे, उसकी भी तहकीक होनी थी, उसकी भी इंक्वायरी करनी थी। और आपको याद होगा कि जिन जज की वो ऑडियो आई थी उन जज साहब से मुतल्लिक एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज तक पड़ा है। उन जज साहब को अपने साथ बेंच में बिठा के चीफ जस्टिस मदियाल साहब ने कहा था कि मैंने ये पैगाम दिया है उन लोगों को कि देखें कि मैं अपने जज के दिफा के लिए खड़ा हूं, मैं अपने जज को कुर्बान नहीं होने दूंगा। जैसे हमारे एक पहले जज के खिलाफ रेफरेंस लाया गया उस रोज इतना, मतलब वो एक पूरा, वैसे तो ये जो फैसला आया है इसके अंदर एक दुखड़ा सुनाया गया है, एक पूरा मरसिया पढ़ के सुनाया गया है, कोई इसमें कोई सर पैर नहीं। उस वक्त जब बेंच में बैठे थे तो चीफ साहब ने कहा था कि देखें मैं अपने बेंच किसी और जज का जो सर पेश नहीं करूंगा। यानी माजी में भी एक जाते जाते जो है वो अपनी वालेहाना हम मोहब्बत का इजहार कर गए हैं। और बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है इससे मुताल्लिक इमरान वसीम की जो राय है वो आपके सामने है। वही बात है, पब्लिक डोमेन है, जो मर्जी कहें। बिल्कुल ऐसे कुछ दीगर अफराद भी इस पर राय रखते हैं। लीगी रहनुमा ऑडियो लीक्स पर तनकीद करते रहे, उनका क्या कहना था वो भी हम आपको सुनवाते हैं। इत्मीनान है अदालत पे, वो सबसे बड़ी बुनियाद है। और इज्जत और तकरीम की मैंने बात की, वो सिर्फ एक बात से इंश्योर होगी, वो अगर लोगों का अदालत पे इत्मीनान है कि वहाँ पे मामलात जो होंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इंसाफ होना इतना ज़रूरी नहीं है, इंसाफ होता हुआ नजर आना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो नहीं बात कर सकता किसी जज साहब की किसी खुश दामन के साथ या सास के साथ, मेरा तो कोई राब्ता नहीं है। तो जो टेलीफोनिकली आपस में बातचीत कर सकते हैं, राब्ता वही हुआ ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 3 जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रखता है, आर्टिकल 209 के नीचे बना है वो कोड ऑफ कंडक्ट 2009 का जो है, अगर उसकी वायलेशन हो रही है आर्टिकल 3(4) की, तो हम हक बजानिब हैं कि इस वायलेशन पर इन मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं। मैं लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, ये इनका फैसला होगा कि ये इसको कैसे लेकर जाते हैं, क्या करते हैं। इससे ज्यादा वायलेशन हो नहीं सकती। क्या एक्शन लिया गया है? 72 घंटे होने वाले हैं इन ऑडियोज को, कोई एक्शन लिया गया है क्या? उस मुकद्दस इदारा जिससे मेरे खानदान का ताल्लुक रहा है और हमारा दिल दुखता है कि ऐसी काली भेड़ें भी बैठी हैं इदारे के अंदर जो इदारे को बदनाम कर रही हैं। तो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर दी। अगर इस स्टोरी का टेक अवे आपको बताएं तो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर फैसला आया और 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया। जजिस पर एतराज़ात अदलिया हमले के मुतरादिफ करार दिए गए। ऑडियो लीक्स 25 मई को इस पर कमीशन कायम हुआ। लीगी रहनुमाओं ने ऑडियो लीक्स पर तनकीद भी की थी इससे पहले और वो गुफ्तगू भी आपने सुन ली है, लेकिन तहरीरी फैसला आ चुका है और एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। इस फैसले में ये वाज़ेह कर दिया गया है। खैर, न्यूज़ रूम में आगे बढ़ते हैं और असल मसले मसाइल की हम बात करते हैं और महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका लगा है, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। तो अवाम तैयार हो जाएं, लेकिन इस खबर से भी पहले एक खबर और सवाल ये है कि आरिफ अलवी साहब जो कि ऐवान सदर छोड़ेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब अब तलाश करना है क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि जवाब के मुंतज़िर हैं और उनके जवाब भी मिल नहीं रहे हैं। लेकिन एक और सवाल खड़ा हो गया है। सदर मुमलिकत के ओहदे की आइनी मुद्दत आज मुकम्मल होने जा रही है। सदर मुमलिकत के ओहदा छोड़ने का हतमी फैसला अभी तक सामने नहीं आ सका। डॉक्टर आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को मनसब संभाला था और ज़राए के मुताबिक सदर ओहदे की आइनी मियाद मुकम्मल करने पर
काम अपना जारी रखेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है और जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता, जो कि हम अपने नाज़रीन को आज तो बताएंगे कि मुद्दत क्या पूरी हो रही है। हाँ इस दो रास्ते हैं, या तो वो सुबकदोश हो जाएं, चले जाएं और फिर संजरानी साहब जो है कायम मकाम सदर की हैसियत से काम करें, या फिर नए सदर के आने तक, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, असेंबलियाँ इस वक्त इंटैक्ट नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, तो फिर ये अपना काम जारी रख सकते हैं। लेकिन ये 5 साल भी कैसे थे, ज़रा इस पर भी रोशनी डालते हैं ना। ये 5 साल याद करते हैं। तो जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, इन्होंने 9 सितंबर 2018 को अपने ओहदे का हलफ उठाया और इन्होंने एक जो इनके कह लीजिए तनाज़ात हैं वो ज़रा आपके सामने रख देते हैं। तहरीक अदम एतमाद के बावजूद इन्होंने असम्बली तहलील की, वज़ीर आज़म से हलफ लेने से इन्होंने इनकार भी किया, पार्लियामेंट के अख्तियार को भी तस्लीम नहीं किया, कानून साजी पर सदारती दस्तखत जो हैं उन्हें भी मुतनाज़ा बनाया और इसके अलावा जो सूरत हाल है इस वक्त इलेक्शन कमीशन को लेकर ख़ास तौर पे इन्होंने आर्टिकल 48 का सहारा लिया कि मेरा इख्तियार है, ये भी एक तनाज़ा इन्होंने खड़ा किया। लेकिन फिर बताया जा रहा है कि भूल गए इलेक्शन के मामले को, शायद कोई समझाने आया था, ऐसा कुछ हुआ शायद, पता नहीं। लेकिन आखिरी जो उनकी एक ट्वीट थी वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। सदर मुमलिकत ओहदा छोड़ेंगे या जारी रखेंगे, ये सवाल बरकरार है। सदर मुमलिकत के इंतखाब पर आइन क्या कहता है वो आपको बताते हैं। 9 सितंबर 2018 को डॉक्टर आरिफ अलवी ने ओहदे का हलफ उठाया। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हुए। 9 सितंबर 2023 को सदर मुमलिकत की आइनी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। आइन का आर्टिकल 41 की शिक 4 ये कहती है कि नए सदर के इंतखाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 60 कम से कम 30 दिन कबल लाजिम असम्बली टूट गई तो आम इलेक्शन के बाद 30 रोज़ में इलेक्शन होना लाजिम है और इस एतबार से सदारती इंतखाब 8 सितंबर से 30 दिन कबल होना था। सदर का चुनाव सेनेट और असम्बलियों पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज करता है। असम्बलियाँ मौजूद ही नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, नए सदर का इंतखाब भी नहीं हो सकता। आइन का आर्टिकल 44(1) डॉक्टर आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे ये कहता है। तो आइन इस हवाले से कहता है कि जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होता तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, काम जारी रखेंगे। और इस दौरान जो थोड़ी बहुत उन्होंने कोशिश की ये बताने की कि ये मेरा इख्तियार है, ये दस्तखत मैंने नहीं किए, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो एक तो वजारत कानून से उनके पास राय चल के आ गई कि ये इलेक्शन की तारीख देना आपका इख्तियार नहीं है। फिर दूसरा, उन्हें उनके अपने जो सेक्रेटरी थे, उनका स्टाफ था प्रेसिडेंशियल ऑफिस का, उसने बताया कि जनाब ये साइन वगैरह और ये सारे मामलात आपकी कोताही से ये कानून बनाया, हमने नहीं बनाया, हमारा तो इख्तियार ही नहीं है। दूसरी चीज़ एक ये रही कि ख़ास तौर पर जो इनकी जमात थी जिससे इनका ताल्लुक़ था, उसकी जो हुकूमत थी उसके जाने को इन्होंने जो है वो दूसरे तरीके से हैंडल किया, असम्बली तहलील कर दी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से मामला जो हैं वो किसी तरफ चले गए। ठीक है, अभी इस सब पे बात करने के लिए मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तारड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी होना है। आप इलेक्शन के पीछे छुपें, आप जितने मर्जी बहाने ढूंढ लें। आज आपने बहुत बड़ा एनआरओ दिया है अपनी सास को, और ये जुडिशल एनआरओ, दिस इज द मदर ऑफ ऑल एनआरओज विच हैज बीन गिवन टू अ मदर इन लॉ। ये मैं रिपीट कर देता हूं, ये जुडिशल एनआरओ एक बहुत बड़ा एनआरओ दिया गया है which is the mother of all NROs for the benefit of a mother-in-law। यानी ये माँ है तमाम NROs की जो सासू माँ के लिए किया गया है। इंसाफ भी कर सकते थे, नया बेंच भी बना सकते थे, कोई और जजेस को इस मामले में बेंच को हेड भी करवा सकते थे, फुल कोर्ट भी बना सकते थे, कमीशन को इंक्वायरी करने भी दे सकते थे, मगर NRO देना मकसूद था तो आपने वही किया जो एक अच्छे दामाद को करना चाहिए था। आपने मदर इन लॉ को बचाया है मगर लॉ को कुर्बान कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। उसको तनकीद का निशाना बना रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा कर ली है। खैर, बैक टू आवर टॉपिक, हम बात कर रहे थे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो कि 5 साला उनका जो दौर है वो ख़त्म होने जा रहा है और आइनी मुद्दत कंप्लीट हो गई है। सवाल ये है कि अब वो अपना ओहदा छोड़ेंगे या मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। एडिटर नॉट मोहम्मद आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल साहब, क्या लगता है सदर साहब ने माइंड बना लिया है कि अभी ओहदा नहीं छोड़ना और जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होता वो ओहदे पे बराजमान ही रहेंगे?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज ऐवान सदर में जो आरिफ अलवी की एक्टिविटीज़ थी मामूल के मुताबिक थी। आज उन्होंने बहुत सारे केसेस जो वफाकी मुअत्सिब की तरफ से इस प्रेसिडेंट को रेफ़र होते हैं उनकी हेयरिंग की है, और आज रात 12 बजे तक जो उनकी आइनी मुद्दत थी वो आज रात 12 बजे तक है। लेकिन जो हमने पिछले एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मुलाकातें या जो मुख्तलिफ पैगाम रसानी हमने ऐवान सदर और कुछ हलकों के दरमियान होती देखी है, उससे तो ये लगता है कि सदर अलवी को जो एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो आर्टिकल 48(5) के तहत जो है वो इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस कर देंगे और उस पर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, तो सदर ने जो है वो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है उससे अब तक गुरेज किया है। गो के अगर जब तक वो नए सदर का इंतखाब नहीं होता या इलेक्टोरल कॉलेज जब तक मुकम्मल नहीं होता, सदर आरिफ अलवी अपने ओहदे पर कंटिन्यू कर सकते हैं और उनके पास वो तमाम इख्तियार होंगे जो वो बतौर इलेक्टेड सदर उनके पास होते हैं। लेकिन अभी तक की तो जो शनीद है, जो मुख्तलिफ मेरी ऐवान सदर के बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उसमें यह है कि सदर आरिफ अलवी बहुत सारी एक किस्म का सरनगू कर चुके हैं उन कुव्वतों के सामने जिनका ख्याल था कि उनको अब किसी नई कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। तो फिर आदिल साहब, आज 9 सितंबर है और अगर जिस तरह से आप बात करें और खबरें भी आई, हाँ जी जी देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क में जो इस वक्त कंडीशन है उसमें जो निगरान सेटअप है या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जो अपने कंसर्न शो किए हैं, जो इकॉनमी है बेसिकली बेसिक फोकस वो है, तो इसलिए वो किसी ऐसे आइनी और कानूनी बहरान में इस वक्त नहीं जाना चाहते। दूसरी चीज़ ये है कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें अदलिया में भी जो है वो चूँकि 11 सितंबर से जो है वो नया अदालती साल शुरू हो जाएगा। गो के यहाँ पर हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 वकला के बड़े कन्वेंशंस हुए हैं इस्लामाबाद में, और उन दोनों कन्वेंशंस में सदर ममलिकत से मुतालबा किया गया है कि वो आर्टिकल 48(5) के तहत जो तारीख है वो अनाउंस कर दें, लेकिन अभी तक सदर जो है खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। यकीनी तौर पर वो नहीं चाहते और यही उनको पैगाम भी है कि वो किसी नई कंट्रोवर्सी को। ये भी बताइएगा कि 5 साला दौर अगर हम देखें, पहले एक तो सदर हैं जो कि अपना 5 साला मुद्दत है उसे पूरी करने जा रहे हैं। खासा मुतनाज़ रहा ये 5 साला दौर, लेकिन जो इख्तिताम है वो खासा चुपचाप और अफाम तफहीम से होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वो ये पहले सदर नहीं है, इससे पहले जाहिर सी बात है आसिफ जरदारी ने भी अपनी मुद्दत पूरी की थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने भी अपनी मुद्दत की। उसके बाद आरिफ अलवी जो हैं वो जो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। बेसिकली इन जो इख्तियार 58(2)B जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार प्रेसिडेंट के पास होता था वो आसिफ जरदारी ने जो है वो पार्लियामेंट को दे दिया, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात दे दिए। तो उसके बाद से एक सेरेमोनियल पोस्ट रह गई है सदर की, लेकिन वो उसके बावजूद आइनी तौर पर इतनी गुंजाइश होती है कि अगर सदर चाहे तो वो किसी भी आइन किया गया है सदर साहब की जानिब से, और खबरों में भी वो इन रहे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल साहब, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। देखना ये है कि अब सदर आरिफ अलवी कब ऐवान सदर छोड़ेंगे और नए सदर का किस तरह से चुनाव हो सकता है। सादिक संजरानी साहब की भी ऑप्शन मौजूद है। तो लेकिन आदिल साहब ये बता रहे थे ना कि अभी कोई प्लान नहीं है, जो मसाइल थे उन पे काबू पा लिया गया और पैगाम रसानी हो रही है। खैर, जिना हाउस हमला केस की तहकीकात में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई तफ्तीश में कसूरवार करार पाए हैं। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी कसूरवार करार पाई हैं। JIT ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। सरबराह JIT इमरान केशवर कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने जलाओ घेराव का एतराफ़ किया। JIT ने चेयरमैन पीटीआई को 3 दफ़ा शामिल तफ्तीश किया था। अब जल्द जिना हाउस हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो ये अहम नोयत का मामला है जिना हाउस पर, और अब JIT ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इस सिलसिले में कसूरवार करार दिया है। मज़ीद जान लेते हैं, शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जो चेयरमैन है डीएज इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर, उनसे भी हमारी बात आज ही हुई है। उनका ये कहना है कि तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ ये अहम बात है कि 2 मुकदमे बड़े, एक जना हाउस है और दूसरा गुलबर्ग में जो टावर जलाया गया था। जना हाउस वाला जो मुकदमा उसमें तफ्तीश मुकम्मल कर दी गई है। उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, इमरान खान और 2 जो बहनें हैं अलीमा और उज़मा, उन दोनों को भी शामिल तफ्तीश किया था। उन तमाम को गुनहगार लिखा गया है और इस हवाले से JIT टीम का ये कहना है कि तमाम शवाहिद मौजूद और 200 से जायद
जो व्हाट्सएप फुटेजेस उनके पास है, जबकि 350 कॉल्स भी ट्रेस की गई थी। उन तमाम डाटा को इकट्ठा करने के बाद जब इमरान खान को सामने तफ्तीश किया गया और खासकर जब जेल में जाकर तफ्तीश की गई, तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि इस तरह के वाकयात के बाद इस तरह का रद्द-ए-अमल आना था। इस बात को भी हिस्सा बनाया गया है और इमरान किश्वर का ये कहना है कि इमरान खान ने ही प्रवोक किया था। ठीक है, तो जिन्ना हाउस हमला केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ सामने आई है। बहुत शुक्रिया शहराज, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। जिन्ना हाउस हमला केस से मुताल्लिक आपको बता रहे थे, JIT की जानिब से अब कहा गया है कि गिरफ्तारियां भी डाली जाएंगी और इस हवाले से अहम अपडेट्स भी सामने आ गई हैं। अब देखना यह है कि कब तक इन पर अमल दरामद होता है। लेकिन वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियां शुरू करते हुए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर इलेक्शन अमले की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग के हवाले से तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मुरासले लिख दिए हैं और कमीशन के मुताबिक EMS पर ऑपरेटर्स को 14 से 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि रीजनल, सूबाई और ज़िले इलेक्शन कमिश्नर्स को जुलाई में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमीशन आइंदा आम इंतखाबात के नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल भी करेगा। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तैयारियां हैं उन्हें अब तेज़ कर दिया गया है। ज़ाब्ते के काम है। अब असल मरहला तो हुआ है जब ये इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो जाए तो उससे तसल्ली होगी कि इलेक्शन होंगे कब। लेकिन खैर दीगर जो खबरें आ रही हैं उससे भी तसल्ली कहाँ हो रही है। जैसे कि ये खबर है कि नेपरा ने बिजली ₹1.46 फ़ी यूनिट महंगी कर दी है और कीमतों में इजाफा जो है ये माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में हुआ है। बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। कहाँ है बहरान, क्यों कर रहे थे एहतजाज? देख लें, आपके सामने है। बिजली मेरिट पर महंगी हो रही है, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके हिसाब से हम उसको महंगा करते जा रहे हैं और जो माहाना उसकी एडजस्टमेंट है उसमें कोई कटौती नहीं हो रही। करते रहे एहतजाज। कहाँ है बहरान? चलें, एक जानी बहरान नहीं है जो कि कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन असल में बहरान है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 मजीद सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹302.95 पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 सस्ता होकर ₹304 पर ट्रेड करता रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। रुपए की कदर जो है वो उसमें बेहतरी आई है, रुपया थोड़ा सा मुस्तहकम हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 सस्ता होकर ₹304 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। कितनी अब स्टेबिलिटी है इस बेहतरी में और कितना अरसा ये बेहतरी रहेगी ये तो देखना होगा। लेकिन अभी इंटरबैंक में अगर हम डॉलर की बात करें और ओपन मार्केट में भी बात करें तो डॉलर ₹3 सस्ता होकर ₹304 पर ट्रेड हुआ है। अनीफ गौर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये तो 2-3 दिन की एक्सरसाइज से पता चल गया, समझ आ गया कि ये सारा कुछ जो था मसनूई। अब आप क्या समझते हैं कि इसकी जो एक्चुअल जगह है डॉलर की वो कहाँ है, कहाँ ये जाकर रुकेगा? देखिए, अगर आप ये 2-3 दिन का तस्करा कर रहे हैं तो आप हमारी 4 दिन पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें तमाम के तमाम मीडिया ने कवर किया था। और हम जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, हम यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने 4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सारी तजावीज दी थी और उन तजावीज पे अमल करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी। तो हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया है कि जो हमने तजावीज दी थी, आप ये देखें कि उन तजावीज पर मनोअन अमल करने के बाद आज ये मुल्क में जो है जो ये इंतशार फैला हुआ था और जो कैटलाइजेशन ने और ये जो डॉलर माफिया ने और दूसरी बात है जो आपकी जो दूसरे मुल्कों में जो डॉलर जा रहे थे या दीगर अशिया जा रही थी, उनके खिलाफ जब प्राइम मिनिस्टर ने जब क्रैकडाउन करना शुरू किया है तो आप ये देखें ये सारी की चीजें कंट्रोल होना शुरू हो गई। ग्रेजुअली ये अपनी जगह पर आना शुरू हो गई कि जो कि आर्टिफिशियल तरीके से जो है तो इसकी महंगाई की गई थी। जहां तक आप डॉलर की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि जिस अंदाज में डॉलर जो है अब नीचे आना शुरू हुआ है और जो ब्लैक में लोग अपने घरों में लोग रख रहे थे या दूसरे मुल्कों में हवाला हुंडी के जरिए भिजवा रहे थे, अगर ये क्रैकडाउन इसी तरह जारी रहा और अगर हमने ये कंट्रोल कर दिया अपनी सरहदों पर तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसे तकरीबन को ₹250 का देखता हूँ कि ₹250 पर डॉलर आना चाहिए। और ₹250 पे आने के बाद अगर हमारी इकोनॉमी में मजीद कुछ बेहतरी आई, हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ गई तो इंशाअल्लाह ताला ये डॉलर उसी पोजीशन पे दोबारा जाना चाहिए जहां पर ये पिछले वजीर खजाना ने कहा था
कि डॉलर 200 रुपए से नीचे होगा। तो चलो इसको देख लेते हैं। इंशाअल्लाह आपकी तजावीज़ में कहीं ये तजवीज़ नहीं है, गो के वजारत ख़जाना इसकी तरदीद कर रहा है, हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसमें एक बहुत बड़ा जो कैश है वो 5,000 रुपये का नोट है। आप नहीं समझते कि वो जो मोदी ने काम किया हम भी करके देख लें, बहुत सारा कुछ ठीक हो जाएगा? आप ये देखें कि हमारी करेंसी इतनी ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है, तो अगर ये कोई गवर्नमेंट लेती है तो हम तो इसे सपोर्ट करते हैं इस बात को, अगर 5,000 का नोट चेंज करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि लोगों के घरों से अभी भी पैसा निकल रहा है। अगर आप पिछली गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की देखें कि आपके मीडिया के दोस्त सारे रोज ना कोई चीज को कवर कर रहे हैं। मुसद्दिका खबरें, वो मुसद्दिका खबरें नहीं है भानीम कौर साहब। खैर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि इंडिया ने भी अपना जो करेंसी नोट था उसे रातों रात बंद किया और फिर लोग जो है वो बैंकों के बाहर लाइनें लगा के खड़े और बोला हमसे ये पैसे ले लो। वो सारे लोग जो काला धन जो है घरों में रखते थे, लेकिन वो खैर हुई है, लेकिन इसकी लॉजिक ये होती है अमूमन रातों रात इसको बंद करने की। सही। अब हम सोने की बात करते हैं। फी तोला कीमत में 4,000 रुपए कमी के बाद कीमत 2,12,500 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत इस वक्त हो रही है 3,430 रुपए, कमी से 1,82,184 रुपए। आलमी मार्केट की बात करें तो फी ऑन सोना $2 के इजाफे से $1,923 का हो गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। हमें सोने की जो कीमत है उसमें भी कमी नज़र आ रही है, लेकिन 4,000 रुपये कमी के बाद भी 2,12,500 रुपये सोने की फ़ी तोला कीमत जो है इस वक्त मार्केट में है। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,430 रुपये की कमी से 1,82,184 हो गई है और आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $2 के इजाफे से $1,923 का हो चुका है। तकरीबन 4-5 रोज में जो सोना है वो 27,000 रुपये, 26-27,000 रुपये कम हुआ है। तो ये भी एक आर्टिफिशियल सा एक बूम था जिसको फौरी तौर पर इस बबल को बर्स्ट कर दिया गया। खैर कुछ मेन स्टोरीज की तरफ आते हैं। कल की एक अहम खबर और आज भी उतनी अहम उतनी रेलेवेंट है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसके नतीजे में ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। शुरका का कहना था कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं वो उनके सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान जमशुदा अजला और बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन और तरक्की पर भी जोर दिया गया। शुरका ने कहा SIFC के तहत मुल्क में माशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो माशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुँचा सकती हैं उसके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और गुज़श्ता दिनों जो बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई उसका तसलसल भी इसे एक तरह से समझा जाए कि इसमें मईशत का एक बहुत बड़ा चंक था जो कि डिस्कस किया गया। बिल्कुल ऐसे उबैद, हमारे जो अभी चैलेंजेस हैं अगर हम उसकी बात करें तो एक मईशत और दूसरी दहशतगर्दी, ये दो बड़े चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है। 2022 से 2023 में जो दहशतगर्द हमले हुए, अगर हम उनकी डिटेल्स बताएं तो अफगान जंग बंदी के बाद दहशतगर्दी वाक़यात बढ़ गए हैं और सबसे ज़्यादा वाक़यात पाक अफगान सरहदी इलाकों में पेश आए। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 665 वाक़यात रिपोर्ट हुए, 15 खुदकुश हमले हुए, 18 रॉकेट और फायरिंग हमले हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान की बात करें तो 142 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। DI खान में 81, पेशावर में 56, बाजोड़ में 55, जनूबी वज़ीरिस्तान में 49 हमले हुए, 108 दस्ती बम हमले हुए, 385 फायरिंग के वाक़यात हुए, जबकि सीटे गए 1000 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। तो ये तमाम तर तफसीलात थी जो कि 2022 से 2023 में जो दहशतगर्द हमले हुए थे उनसे मुताल्लिक हम बता रहे थे अपने नाज़रीन को। और हमेशा ही हमने देखा है कि इन तमाम तर वाक़यात की हर ही सतह पे मज़म्मत भी की जा रही होती है। और इस हवाले से अगर हम आर्मी चीफ़ का किरदार देखें तो उन्होंने भी इस हवाले से दो टोक अपना मौक़िफ़ रखा है और वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि इस तरह के कोई भी जो वाक़यात हैं और जो अनासर हैं, चाहे वो बैरूनी हो या अंदरूनी हो, उससे निमटने के लिए हम वक्त खास तौर पर हालिया दिनों में जो अफगान पॉलिसी से मुतालिक एक शिफ्ट आया वो काबिल गौर है। आज के दिन की एक और अहम डेवलपमेंट ये है, SIFC का जिक्र कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी हुआ, आज इसकी एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने आज सर जोड़े, मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया। जबकि एपेक्स कमेटी का इजलास कल दोबारा बुलाने का भी फैसला किया गया है जिसमें खलीजी ममालिक की जो सरमायाकारी है उससे मुताल्लिक़ उमूर जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। ख़ास तौर पर सऊदी अरब की तरफ से जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
जनाब अभी तक फैसला नहीं हुआ कि ओहदा जारी रखेंगे या छोड़ देंगे। सदर मुमलिकत के इंतखाब पर आइन क्या कहता है वो भी हम आपको बताते हैं। 9 सितंबर 2018 को डॉक्टर आरिफ अलवी ने ओहदे का हलफ उठाया था। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हुए। 9 सितंबर 2023 को सदर मुमलिकत की आइनी मुद्दत ख़त्म हुई। आइन का आर्टिकल 41 की शिक 4 जो कहती है कि नए सदर के इंतखाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 60 कम से कम दिन कबल लाज़िम असम्बली टूट गई तो आम इलेक्शन के बाद 30 रोज़ में इलेक्शन होना लाजिम है। इस एतबार से सदारती इंतखाब 8 सितंबर से 30 दिन कबल होना था। सदर का चुनाव सेनेट और असम्बलियों पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज करता है तो असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं, इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है तो नए सदर का इंतखाब भी नहीं हो सकता। आइन का आर्टिकल 44(1) कहता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे। सदर मुमलिकत को ओहदा जारी रखने के लिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। इससे पहले आसिफ जरदारी और ममनून हुसैन ओहदे की मुद्दत खत्म होते ही ऐवान सदर से रुखसत हो गए थे। और उबैद, वो हम जो बात कर रहे थे कि ये पहली बार सिविलियन सदर की अगर हम बात करें तो इस पहले सिविलियन सदर हैं जो कि अपनी 5 साला मुद्दत जो है वो पूरी कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि वो सुबकदोश हो जाएंगे। जरदारी भी सिविलियन ही थे और ममनून हुसैन भी सिविलियन थे। उससे पहले वो 5 साल थोड़ी करते हैं, वो तो 9 साल करते हैं। वो जो गैर सिविलियन होते हैं वो तो 9 साल से कम नहीं मानते। खैर, इन 5 सालों में और ख़ास तौर पर 9 अप्रैल 2022 के बाद जो हुआ वो भी ज़रा इंटरेस्टिंग है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो सख्त से सख्तर होता गया। चेयरमैन पीटीआई के बयानात सबके सामने, लेकिन आरिफ अलवी का जो रवैया था वो बड़ा नरम था। आरिफ अलवी ने काफ़ी मामलात को खुश उसलूबी से निभाया। शहबाज शरीफ गवर्नर पंजाब से मेल मुलाकातें करते रहे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की तैनाती की समरी पर भी फ़ौरन दस्तखत किए और सदर मुमलिकत ने चेयरमैन पीटीआई और जनरल बाजवा के माबैन राब्ते का किरदार भी अदा किया। बताया जाता है कुछ मुलाकातें भी हुई। आरिफ अलवी जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक़ जो हैं ये राय रखते थे कि उन्हें अपोजिशन से मुफाहमत कर लेनी चाहिए, कम से कम बातचीत कर लेनी चाहिए। आरिफ अलवी ने अहम कानून साजी पर दस्तखत ना करने का भी मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख़ का अपना इख्तियार याद दिलाया और मुद्दत के आखिरी रोज़ तक अपने दावे के मुताबिक इंतखाबात की तारीख़ नहीं दी। डॉक्टर आरिफ अलवी के इस्टेब्लिशमेंट से अलबत्ता जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं और बताया जा रहा है कि आगे भी अच्छे रहेंगे। यासीन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया यासीन साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आइन ये रास्ता देता है कि सदर मुमलिकत इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना होने के सबब अगली असम्बली तक और अगले सदर के चुनाव तक जो है वो रहेंगे ऐवान सदर में। इख्तियारात भी उनके वही के वही होंगे मुकम्मल, उसमें कोई हर्फ नहीं आएगा। देखें, जब वो एज ए प्रेसिडेंट आइन के आर्टिकल 41 के तहत कंटिन्यू करेंगे, ज़ाहिर पार्लियामेंट के इलेक्शन तो हो नहीं रहे, वरना लीगली जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना ज़रूरी हो जाता है। तो ज़ाहिर ये टाइम पीरियड जब 9 सितंबर को या 8 सितंबर को रात को 12 बजे उनका अगर टाइम पूरा हो रहा है, ऐसी सूरत में हमारे लिए अगर वो कहेंगे जी मैं एज ए प्रेसिडेंट मजीद काम करने के लिए तैयार नहीं है तो सूरत हाल अदरवाइज़ है। पर अगर मॉडल से हटकर वो उनको मजीद 6 महीने का टाइम मिलता है, जिस तरह लोग वेट करते हैं कि शायद टाइम मिल जाए, तो सदर साहब भी टाइम का इंतजार कर रहे हैं, तो टाइम उनको मिलेगा तो ज़ाहिर है एज ए प्रेसिडेंट जो रोल उन्होंने प्ले करना है। पहले भी एज ए पार्टी वर्कर काम करते रहे हैं, लेकिन जब उनको टाइम पीरियड मजीद आप दे रहे हैं एक किस्म का, तो ऐसी सूरत में जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या जो इलेक्शन का हवाले से, जिस तरह सदर पाकिस्तान में बीच में ये कहा था कि मैं इलेक्शन की डेट दूंगा, उसके बाद आपको पता है बड़ी मुलाकात के बाद सदर साहब ने तब इलेक्शन की डेट का तो वो जिक्र ही नहीं करते हैं। तो माजी में अगर देखें तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 3.5 साल तक सदर पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान की हैसियत से एक्ट नहीं किया, बल्कि पीटीआई के वर्कर की हैसियत से किया, और जो कुछ उनके पार्टी हेड ने उनको कहा वही उन्होंने किया। और जितने आर्डिनेंस सदर अलवी साहब के दौर में जारी हुए, शायद ही पाकिस्तान की तरफ इतना शायद। अच्छा, इसमें यासीन साहब आप नहीं समझते कि आप जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें 2-3 चीज़ें हमने अभी उनका जिक्र भी किया, जैसे आइन के तहत जब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो टेबल हो जाए तो फिर असम्बली तहलील नहीं हो सकती, लेकिन ये भी एक नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, असम्बली तहलील कर दी थी उस समरी पर जो कि मूव की गई थी। इसके अलावा हलफ ना लेने की एक हमारे यहाँ जो एक एक्सेप्टेंस या को एग्जिस्टेंस का मामला है उसको भी इन्होंने चैलेंज किया, और शहबाज शरीफ से जो हलफ लेने के मामले में इन्होंने कितनी ताख़ीर की। तो ये जो ओहदा है इसके लिए आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा एक तो कथारसिस की ज़रूरत है, और इधर ऐवान सदर में लाके किसी को छोड़ने से पहले उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी करवा दी जाए आइंदा के लिए, ताकि ऐसे मसाइल ना उलझें। सर, मेरा जो अपना ज़ाती ओपिनियन है वो ये है कि जब कोई आदमी सदर पाकिस्तान बन जाए
चाहे किसी भी पॉलिटिकल की वजह से बने। तो मेरे हिसाब से उसकी सियासी वाबस्तियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि वो फिर पार्टी का कारकुन नहीं रहा, स्टेट का हेड बन गया, आईनी ओहदे पे आ गया। तो आईनी ओहदे पे आने के बाद पार्टी एफिलेशन को उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। एक ज़माने में काजी अनवर साहब हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हुए, वो नेशनल अवामी पार्टी के एक्टिव वर्कर थे। तो उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद ये ऐलान किया कि मैं 1 साल तक पार्टी की सियासी वाबस्तियाँ छोड़ रहा हूँ, चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट हो गया। ये होता है रिक्वायरमेंट। जब सुप्रीम कोर्ट बार का भी कोई प्रेसिडेंट बनता है, गो कि हमारे यहाँ ग्रुपिंग है, लेकिन वो उससे अपने आप को अलग कर लेता है। और इसी तरह जिसकी ताज़ा मिसाल अनवारुल हक काकड़ ने भी पार्टी छोड़ दी। बस जो आप कह लीजिए मरकज़, उससे दूर नहीं जाना चाहिए बंदे को। बहुत शुक्रिया आपका यासीन आज़ाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये यकीनी तौर पर समझना बड़ा ज़रूरी है कि आइनी ओहदा होता है और उस आइनी ओहदे के कुछ खद्दुखाल होते हैं, जैसे चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा है, गवर्नर्स हैं, सदर हैं, सियासी वाबस्तगी जो है। लेकिन आप देखिए निगरान वज़ीर आज़म ने भी अपने आप को अपनी सियासत से अलग किया, मरकज़ से जुड़े हुए लेकिन वैसे सियासी जमात से बिल्कुल ऐसे। खैर आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं, जिन्होंने 90 रोज़ में इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। वो कहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत है। उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो, ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सके, पाकिस्तान का अवाम को इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल से। तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो महंगाई को एक बहुत बड़ा मसला करार दे रहे हैं, 90 रोज़ में इंतखाबात चाहते हैं और वजह शायद ये है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं निगरान हुकूमतों के बाद। अब जो सिंध में उनके मामलात हैं या जारी मनसूबे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस तरीके से चलने नहीं दे रहा जिस तरह से वो चलाना चाह रहे हैं। लेकिन वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा प्रिंसिपल स्टांस रहा है 90 दिन 90 दिन 90 दिन। लेकिन पंजाब और KP के मामले में क्या कहते थे, ज़रा वो भी सुने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब सबका जो मुतालबा है कि इस मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को रोकने के लिए, खुदाना खास्ता जमहूरियत को खतरा से बचाने के लिए अदालत ने सिर्फ इतना ही करना है कि लार्जर बेंच बनाएं, आप सब के सब बैठे, पूरा अदालत को बिठा दे, सिवाय वो 2 जजेस जो फोन पे पकड़े गए ऑपोजिशन से बातचीत करते हुए। सारा अदालत को बिठा दे, वो कल ही इलेक्शन ऐलान करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार है। क्या आपने कभी इलेक्शन से डरे हो? क्या आप कभी इलेक्शन से पीछे हटे हो? हम तैयार हैं, तैयार थे और कल भी तैयार होंगे। 1/3 पाकिस्तान की सरजमीन 1 साल के अंदर ही अंदर पानी से नीचे डूबा हुआ था। ये सुबह बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, जनूबी पख्तूनख्वा आज तक सैलाब मुतासरीन मदद के इंतज़ार में है। और अगर कोई कोर्ट कोई भी हमें कहेगा कि हमारा जो सैलाब मुतासरीन का पैसा है, जो सैलाब मुतासरीन पे पैसा खर्च होना चाहिए, नहीं हम उनसे लेके पहले तख्ते लाहौर का लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उस पर हम लड़ेंगे, उस पर हम एहतजाज भी करेंगे। तो एक जानिब हम देख रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, 90 रोज़ में इंतखाबात जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आम इंतखाबात से मुतालिक अब तैयारियां शुरू करते हुए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर इलेक्शन अमले की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग के हवाले से तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मुरासले लिख दिए हैं। कमीशन के मुताबिक EMS पर ऑपरेटर्स को 14 से 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि रीजनल, सूबाई और ज़िले इलेक्शन कमिश्नर्स को जुलाई में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमीशन आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल भी करेगा। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मसला ये रहा है कि वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं उनकी कमी नहीं रही। कराची से खबर ये है कि शहरियों का पानी चोरी करने में कौन कौन
मुलविस है। इस हवाले से वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने पानी चोर में मुलविस अफराद की फहरिस्त भी तैयार कर ली है, जिसमें 200 बड़े पैमाने पे चोर जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। माफिया ने सरगना और कारकुनों की निशानदही भी कर ली है। पानी माफिया के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहम बैठक भी हुई है। कराची में पानी का मसला भी एक बड़ा और अहम मसला है। इतनी मेहनत करके 200 लोगों की लिस्ट बनाई, सबसे बड़ा जिम्मेदार वाटर बोर्ड है। ख़त्म हो गई बात, यहाँ से कार्रवाई का आगाज़ करें, सारे मामला हल हो जाएंगे। खैर जी, एक अच्छी खबर ये है कि इस एशिया कप ने एक ख़ानदान जो कि टूट फूट का शिकार था या बिछड़ चुका था उसे मिला दिया। अफ़गानिस्तान से लाहौर आने वाली 30 साल खातून को लाहौर पुलिस ने अपनों से मिलवा दिया है। मुरसल को नौकरी का झांसा देकर नामालूम ख़वातीन जो हैं वो लाहौर लाई थीं और नामालूम खातून ने मुरसल को शिरा कोट छोड़कर भाग जाने में आफियत जानी। और ये जो खातून हैं ये यहाँ पर परेशान हो रही थीं और बताया जा रहा है कि जब ये आई तो ये हामिला भी थीं, फिर इनके बच्चे की यहाँ पर पैदाइश हुई है। तो अब ये बच्चा और उनकी वालिदा, जिन्हें आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अपने घर वालों से मिलेंगे, तो ये एक अच्छी खबर हो गई है। मुरसल की गुफ्तगू आप सुनिए। मेरा घर का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। मेरा पुलिस वाला मेरा घर का किया, बहुत शुक्रिया करती मैं, बहुत खुश हूँ कि मेरा घर का हो गई। मेरे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा घर का हो गई। अल्लाह का शुक्र कि मेरा घर का हो गई। मेरा शौहर मिल गई, मेरा अब्बू मिल गई, मेरा बहन, मेरा साथ मिल गई। आगे बढ़ते हैं, आर्मी चीफ की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 259वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा है कि रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसके नतीजे में ऐसे अनासर मज़ीद रुसवाई का शिकार होंगे। शुरका का मज़ीद कहना था कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, वो इनके सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़िम्मेशुदा अजला और बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन व तरक्की पर भी जोर दिया गया। शुरका ने कहा कि SIFC के तहत मुल्क में मौशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी और ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो मौशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुँचा सकती हैं, इसके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल तौर पर मुआवनत भी की जाएगी। तो ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसके शुरका जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो खलीज पैदा करने की कोशिश की गई है फ़ौज और अवाम के दरमियान, उनके जो भी ये मकासद हैं, इस सब पे बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली माहिर उमूर कौमी सलामती हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। सर, इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि सिपा सालार जो हैं वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते हैं और लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने बहुत दफ़ा दिया है। आज की जो कॉल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उन्होंने यही कहा है और कहा है कि जो खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है फ़ौज और अवाम के दरमियान, इस कोशिश को और ये जो तमाम अज़ाइम है उन्हें हाक में मिलाया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की 3 एतबार से बहुत अहमियत है। पहली बात तो ये है कि ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है जो कि मुनक्किद की गई है अबूरी हुकूमत के मार्ज़ वजूद में आने के बाद। तो इससे ये समझ आती है बात कि जैसे ही अबूरी हुकूमत आई है और उसके भी जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो बहुत एतमाद पे मबनी हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना है उसका एहसास और इदराक भी दोनों सिविल मिलिट्री लीडरशिप को है। और इसीलिए इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से जो तमाम मामला आला सतह पे तय हुए हैं वो आर्मी चीफ ने अपने कोर कमांडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया और उनको ब्रीफ किया है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस के प्रेस रिलीज में सामने आई है वो ये है कि जो फ़ौज का जो रवायती रोल रहा है हमारी सरहदों की हिफाजत करना और बैरूनी जारियत से के ख़िलाफ़ दिफा करना, उसके साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान को जो 3 सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना है, जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स जाती जंग जारी है जिसके ज़रिए रियासत और अवाम के दरमियान गलतफहमियाँ और खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस का है और तीसरा एस्पेक्ट जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से है।
तो मैं समझता हूँ इन तीनों चीज़ों में ना सिर्फ ये कि फ़ौज को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, बल्कि इसमें उन्होंने भरपूर सिविलियन क़यादत को अपनी हर मुमकिन सपोर्ट का यकीन दिलाया है। और ख़ास तौर पे देखें इस वक्त जो माशी चैलेंजेस भी हैं या करप्शन और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ भी जो कैंपेन शुरू की गई है, उसका भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया है इस मौके पे। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये भी बताइएगा कि अगर दहशतगर्दी की ही हम बात करें तो सिपा सालार के जो हालिया बयानात हैं जिसमें वो बैरूनी जो दुश्मन है उनके साथ साथ जो अंदरूनी अनासर इसमें मुलविस हैं उनके हवाले से भी बहुत एक वाज़ेह स्टेटमेंट रखते हैं और वो कहते हैं कि जो अंदरूनी अनासर हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, देखें इंटरनल सिक्योरिटी इस वक्त सबसे अहम और क्रिटिकल चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और इसकी दो जहतें हैं। एक जहत जो है वो नफ्सियाती जंग की है, जो कि प्रोपेगेंडे की सूरत में फौज और अवाम के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश है, जिसको नाकाम बनाया जा रहा है। और इसमें मैं समझता हूँ मीडिया का बहुत अहम किरदार है कि वो जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है वो अवाम तक ना पहुँचने दे। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो दहशतगर्दी का है। उसके हवाले से हमारी अफवाज जो है ऑपरेशंस कर रही हैं और बहुत कामयाबी के साथ। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस प्रेस रिलीज में सामने आई है कि ना सिर्फ ये कि दहशतगर्दों से प्रैक्टिकली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए निपटा जा रहा है, बल्कि वो इस पे भी जोर दिया गया है कि वो जो कॉजेज हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी सर उठाती है, जो ग्रीवेंसेस और प्रॉब्लम्स हैं फाटा में या बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में, वहाँ पे अगर तरक्की और डेवलपमेंट का जो सफ़र है उसको तेज़ और बरकरार रखा जाए तो वो कॉजेज एड्रेस होंगे जिसके नतीजे में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सकेगी। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। जिस तरह से हमने बात की, आप भी बात कर रहे थे मईशत के हवाले से भी कि एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान को मईशत के हवाले से भी है और आवाम जिस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल से मुतासर हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही एक्शन लिया गया है तो उसका रिएक्शन भी बड़ा पॉजिटिव वे में हमें नज़र आ रहा है और जो डॉलर है उसकी प्राइस में कमी हुई है। इसके साथ साथ जो कुछ बहरान थे उनमें भी हम कमी देख रहे हैं। तो किस तरह से आप इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं और आपको कुछ पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहे हैं इस हवाले से? और क्रिटिकल इनिशिएटिव इस वजह से है कि आर्मी चीफ की जो बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग हुई उसमें ना सिर्फ उन्होंने उनको होप और कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन साथ ही साथ ये एक सिग्नल भी दिया गया कि जो स्मगलर्स हैं और ज़ख़ीरा अंदोज हैं उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। और आई थिंक पाकिस्तान के रियासती इदारे, फौज और हुकूमत पाकिस्तान जो है दे आर वॉकिंग द टॉक। और ऑलरेडी आपको पिछले 2-3 दिन में नजर आ रहा है कि सोने की कदर जो है वो गिर रही है। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो इसके नज़र आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी यही सूरत हाल रही तो मौशत में कुछ संभाल आएगा। बहुत शुक्रिया। माहिर अमूर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो सिपा सालार के वाज़े मौक़िफ़ हैं यकीनन वो इस वक्त बहुत ज़रूरी थे और उनकी जानिब से जो भी किस्म के सब ठीक हो जाएगा और जो ठीक नहीं है वो बेहतर हो जाएगा, इंतज़ार करें। और ये सब बेहतर कैसे होगा, इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई जिसकी एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसकी सदारत की है और बताया जा रहा है कि मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर का आज के दिन जायज़ा लिया गया है और आज जो चीज़ें कवर नहीं हो सकी या मज़ीद उसकी डेप्थ में जाना है उसके लिए कल दोबारा इजलास बुलाने का फ़ैसला हुआ है। तो ये कंटिन्यूएशन होगी इस इजलास की जो कि आज जारी रहा। खलीजी ममालिक की जानिब से सरमायाकारी का मामला है, बिलखुसूस सऊदी अरब की तरफ से। इसके अलावा चीनी सरमायाकारी का भी मामला है। तो कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर्स में ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बहुत सारे मामलात हैं, इनको कल भी डिस्कस किया जाएगा जैसे आज किया गया है। ऐसे ही और पाकिस्तान में जो दोस्त ममालिक के साथ मौशी तरक्की की राहें हैं वो भी हमवार होती नज़र आ रही हैं। जिस तरह से आपको बता भी रहे थे, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर पाकिस्तान में 25-25 अरब डॉलर और कतर 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकारी IT, मादनियात, कानकनी, हवाई अड्डों और मेहमान नवाजी की सनत पर होगी जिसका दौरानिया 2 से 5 साल होगा। याद रहे कि IMF मुआहदे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में 2 अरब डॉलर जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1 अरब डॉलर जमा कराए थे। तो जो बैरूनी इमदाद है और इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे तमाम तर नज़रें हैं। पैसे आ रहे हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।